Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start. Interrelationship between biotic and abiotic components. The flow of energy and nutrients appears to be linear while observing a food chain. However, nutrients flow in nearly circular pathways, representing their reuse and conversion into other forms. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है वो लीनियर होते हैं, लेकिन मतलब लीनियर होते हैं अगर हम फूड चेन को ऑब्जर्व करते हैं तो, लेकिन न्यूट्रिएंट्स फ्लो जो होता है वो एक सर्कुलर पाथवे में होता है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रिएंट्स फ्लो है, ये आपका जो है सर्कुलर पाथवे में होता है। वो ये शो कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीयूज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से अदर फॉर्म पे। ठीक है, here we come across the biotic components like grass, cow, man, microorganism and abiotic components such as sunlight, fuel, soil, decomposed substances, etc. The arrows in the diagram denote the direction of nutrient flow as well as the relationship of the components. देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे कौन कौन है, तो ग्रास हो गया, काउ, मैन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर में आते हैं। वहीं पर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो है आपका सनलाइट हो गया, फ्यूल, सॉइल, डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस, ये सभी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। यहाँ पर जो एरो है वो ये शो कर रहा है, वो डायरेक्शन शो कर रहा है न्यूट्रिएंट फ्लो का, और यहाँ पर जो ये जो पूरा जो साइकिल है ये यहाँ पर न्यूट्रिएंट फ्लो को शो कर रहा है। देखिए सन ग्रास में आया, ग्रास को काऊ खाया, काऊ से फिर काऊ डंग में कन्वर्ट हुआ। अब ये काऊ डंग जो है वो मैन्योर, फ्यूल या फिर प्लास्टरिंग के रूप में ह्यूमंस ने यूज़ किया। फिर ये जो है ये इसका जो बचा हुआ डिकम्पोजिशन है, रिमेन्स है, उसको ग्रासेस में डाल दिए, फिर से वो क्या हो गया, सॉइल में चले गया, न्यूट्रिएंट सॉइल में चले गया। उसके बाद फिर से वो क्या हो रहा है, फ्लो जो है वो उसी तरीके से चलता जा रहा है। डाइवर्सिटी इन हैबिटेंट. सो फार वी हैव डिस्कस्ड द हैबिटेंट ऑफ कानी मछली. लेट अस नाउ डिस्कस द हैबिटेंट्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इतने इतने टाइम तक हम लोगों ने कानी मछली के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर दूसरे हैबिटेंट, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, वो देखते हैं। You may have observed some plants that commonly grow in your area. The tendu, mahua, mango, jamun, babool, neem, ashok, etc. are some examples. Choose any such plant and collect the following information regarding the same. ठीक है, देखिए आप लोगों ने अपने अपने एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कॉमनली ग्रो करने वाले, आसानी से मिल जाने वाले कुछ प्लांट्स या फिर कुछ ट्रीज देखे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में तेंदू, जिसको इबोनी भी कहते हैं, महुआ, मैंगो, जामुन, बबूल, नीम, अशोक, ये सारे उन सब के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से कोई सा भी आपको क्या करना है, प्लांट ले लेना है, चूज कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कलेक्ट करना है। When did you see the plants of the species that you choose? ठीक है, in the forest, in a field, on hills, near a river, far from water body and other or any other place. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आपने क्या किया, प्लांट को चूज कर लिया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कि आप जो प्लांट की स्पीशीज जो आप चुन रहे हैं, ठीक है, जिसने आपको आपने जिसको चूज किया है वो कहाँ पर है, फॉरेस्ट पे है, फील्ड में है, हिल्स में है, रिवर के पास है, कहाँ है, ये पूछा है। सेकेंड है, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन द वेरियस एलिमेंट्स सच एज सॉइल, टेम्परेचर, वाटर एक्सेट्रा ऑफ द प्लेस वेयर दिस प्लांट्स ग्रोस. अब यहाँ पर सेकेंड चीज पूछ रही है कि जहाँ पर वो प्लांट ग्रो हुआ है उसके आसपास का डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसा टाइप का सॉइल है, टेम्परेचर क्या है, वाटर की क्वांटिटी उसको कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, ये सारी चीजें आपको लिखने बोल रहा है। Write about some needs of the plant like how its pollen needs, seeds and fruits are dispersed, etc. Your description can also include organisms that feed on the fruits of the plant. नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पर बोली है वो ये है कि बाकी इसके बाद में आपको जो बाकी की जो नीड्स हैं प्लांट की, जैसे कि किस तरीके से वो पॉलन, उसमें सीड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको लिखने के लिए कहा गया है। कुड यू फाइंड आउट द हैबिटेंट ऑफ द प्लांट चूजन बाय यू. अब क्या आपको
वहाँ का हैबिटेंट मिल गया आपको, जो जो प्लांट आपने चूज किया था उसका हैबिटेंट आपको मिल गया, ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसके बाद आपको आपको सारी जो नेसेसिटी इंफॉर्मेशन थे वो मिल गए। तो यहाँ पर इसके बाद में आप एक उस डायग्राम को, मतलब उस प्लांट के डायग्राम को ड्रॉ करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट यू सी इन लार्जर नंबर एज कम्पेयर टू अदर्स। कुछ सराउंडिंग्स पे आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादा पेड़ मिलेंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, तो उनकी लिस्ट आपको बनाने के लिए कहा है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो अवर इंटेस्टाइन इज हैबिटेंट ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डाइजेस्ट अवर फूड विदाउट देयर हेल्प। द रिमूवल ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अवर इंटेंस वुड अफेक्ट देयर सर्वाइवल और अवर हेल्थ। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, ह्यूमंस का जो इंटेस्टाइन है वो हैबिटेंट है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे हमारे इंटेस्टाइन से तो ये हमारे सर्वाइवल और हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। चेंजिंग हैबिटेंट्स इन अ लाइफ स्पैन। Now we all discuss about an organism that inhabits different places during its life. Brahmi duck is one such, commonly known by other names like chakwa, chakwi, surkhab, etc. It is not only found in India but other Asian countries, Africa and Europe. In India, it is usually found during the summer month in the Himalayan region of Ladakh, Sikkim and Arunachal Pradesh. This is where it breeds. During winter, the Brahmi duck leaves this colder region of our country and other countries and is usually seen in the warmer region of central and southern India. During this time, the Brahmi duck is also seen in Chhattisgarh. These birds thus change habitats with changing seasons. The change of habitat in the lifespan of an organism as it travels from one habitat to another in a year is called as migration. After a certain period of time, the organism return to its previous habitats, often called as the permanent habitat. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, कुछ जो स्पीशीज होते हैं वो क्या करते हैं अपने लाइफ स्पेन में, हम कहीं ना कहीं मतलब दूसरे जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। जैसे कि आपका ब्राह्मी डक हो गया। ब्राह्मी डक जो है वो कॉमनली चकवा चकवी के नाम से या फिर सुरखब के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया के अलावा बाकी सारे एशियन कंट्रीज में भी पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीका और यूरोप। इंडिया में यूजुअली ये समर मंथ में पाया जाता है हिमालयन रीजन में, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के, जहाँ पर ये ब्रीड करता है। जब विंटर आती है तो ब्राह्मी डक जो है वो हमारे कंट्री का जो कोल्डर रीजन, जो हिमालय रीजन है वो क्या रहता है, थोड़ा कोल्ड रहता है। तो यहाँ पर वहाँ पर उसको छोड़कर वो क्या करती है, दूसरे जगह चली जाती है, वार्मर रीजन के, जहाँ उसको क्या मिले, वार्म एनवायरनमेंट मिले। तो वो वहाँ से हिमालयन रीजन से निकलकर सेंट्रल इंडिया या फिर साउथर्न इंडिया में चली जाती है। जब वो ट्रैवल करती है, ठीक है, जब जो ब्राह्मी डक जो है वो ट्रैवल करती है तो उस वक्त पे हम इसको छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं। ये जो बर्ड्स है वो हैबिटेट्स चेंज करती है सीजन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीजन्स के अकॉर्डिंग और अपने लाइफ स्पेन में, ठीक है, मतलब जो ये चेंज ऑफ हैबिटेट हो रहा है उनके लाइफ स्पेन में, ठीक है, वो क्या होता है, वो उनके लिए क्या बन गया, हैबिटेट बन गया है। और वो जब एक साल के अंदर में अपना हैबिटेट को चेंज करती है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन भी कहा जाता है। मतलब कुछ टाइम के लिए वो दूसरे जगह चली जाती है तो उसको क्या है, माइग्रेशन कहा जाता है। कुछ टाइम के बाद में वो वापस से अपने प्रीवियस जगह पे, जहाँ पर हिमालयन रीजन पे, वो वापस आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ क्या है, उसका परमानेंट हैबिटेट है। The breeding grounds of Brahmi duck are usually near seas, marshy areas, grasslands, fresh or saltwater lakes located up to around 5,000 meter above sea level, a secure shelter to lay eggs, and more nutrition is required during the period of reproduction. The duck gets this favorable condition in the Himalayan areas. Grass, cereals, and other seeds, prawns, frogs, insects, etc. of this area are its food. As the food resource deplete with the onset of colder months, the Brahmi duck sets out of the other areas rich in food resources. Group consists both of older and younger ducks.
देखिए क्या होता है, जो ब्राह्मी डक जो ब्रीडिंग करती है वो या तो रिवर के पास में होता है या फिर मार्शी एरियाज पे होते हैं, ग्रासलैंड, फ्रेश या फिर सॉल्ट वाटर लेक के आसपास में, या फिर बोल सकते हैं कि 5000 मीटर अबव सी लेवल पे ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक सिक्योर शेल्टर वहां पर वो बनाती है ताकि वो उसमें अंडे दे सके, और फिर वहां पर मतलब उस वक्त पे उसको क्या चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो डक है उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं हिमालयन एरियाज पे, जैसे कि ग्रास, सीरियल्स और अदर सारे बहुत सारे सीड्स, प्रॉन, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, ये सभी चीज़ों को वो खाती है अपने फूड के तौर पे। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, कोल्डर मंथ्स आते हैं, विंटर आता है, तो यहाँ पर फूड रिसोर्सेज की क्या होने लगती है, थोड़ी कमी होने लगती है, जिस वजह से ब्राह्मी डक जो है वो वहाँ पर से निकल कर दूसरे एरियाज पे जाती है जहाँ पर फूड रिसोर्स को उसके लिए अवेलेबल हो। और क्योंकि ये क्या है, ग्रुप में जाती है, तो यहाँ पर इस ग्रुप में सारे ओल्डर डक्स और यंगर डक्स भी आपको देखने को। नेक्स्ट देखिए, अडेप्टेशन टू अ हैबिटेंट। हाउ आर द ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू देयर हैबिटेंट? We observe that organisms living and reproducing in a particular habitat have certain characteristics favorable to their survival. This is adaptation, and there are several examples of it. For example, fishes living in underground caves are often blind, just like the Kani machri. A research done on such a fish, the Mexican tetra, has revealed several facts about the adaptation of the fish to its habitat. One of the facts is that the changes of salinity of the waters of the resources have an effect on the size of their eyes. The detailed account of the research has been given to annexure of this chapter. देखिए क्या बोल रहा है, हम जब कोई ऑर्गेनिज्म जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रह रहा है, ऑर्गेनिज्म लीव कर रहा है, वहीं पर रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर वो उसके अकॉर्डिंग उसका उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहां के अनुसार क्या हो जाता है, ढल जाता है। इसको अडेप्टेशन कहते हैं, और अडेप्टेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिशेस जो कि अंडरग्राउंड केव्स पे रहती हैं, वो ज़्यादातर क्या होती है, ब्लाइंड होती हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल कानी मछली का दिया हुआ था। एक रिसर्च में पाया गया कि ऐसी फिश मतलब मैक्सिकन टेट्रा जो है वो भी क्या है, अपने अडेप्टेशन मतलब बहुत सारे उसके जो फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मतलब वो अकॉर्डिंग टू उसके हैबिटेट के अनुसार क्या हो रही है, अडेप्ट हो जा रही है। एक ऐसे फैक्ट जिसमें पाया गया है कि जो सैलिनिटी होती है, ठीक है, वाटर में जो सैलिनिटी होती है केव्स के अंदर में जो सैलिनिटी वहाँ पर पाई जाती है, उस वजह से जो उनकी जो फिशेस की जो आंखें हैं वो क्या हो जाती है, उस पर अफेक्ट पड़ता है, और जो साइज है आईज का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस रिसर्च के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दिया हुआ है। We have studied so far that all the living populations inhabit a habit that fulfills its basic needs of nutrition, reproduction, and shelter. An organism in a habitat is dependent on other organisms and also the non-living components there. A change in the environmental conditions would cause a change in the lifestyle of the organism. Presently, we are changing our environment at a very fast pace, which is not only affecting us but also the other organisms coexisting with us. Some of these changes are causes of serious problem faced by the earth. ठीक है, अगर हम देखेंगे जो लिविंग पॉपुलेशंस है वो क्या करती है, अपने हैबिटेट के हिसाब से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं और अपने बेसिक नीड्स पर ध्यान देती है। मतलब ऐसे हैबिटेट्स जहाँ पर उसको उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज उसका जो मतलब यहाँ पर उसका जो हैबिट है वो क्या हो जाती है, उसके हैबिटेंट के आसपास मतलब उसके एनवायरनमेंट के अनुसार वो क्या हो जाती है, ढल जाती है। जो उसकी बेसिक नीड्स है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और शेल्टर। अगर ये तीन चीज़ें उसको मिल जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना जो हैबिट है उसको चेंज कर लेगी। कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि हैबिटेंट है वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म की लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर
अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी कंडीशंस को चेंज कर रहा है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने लिविंग कंडीशंस को चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ के ऊपर भी डिपेंड, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ भी क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फास्ट रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये हम पर भी अफेक्ट कर रहा है और बाकी सारे अदर ऑर्गेनिज्म पर भी अफेक्ट कर रहा है। कुछ जो चेंजेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अर्थ के द्वारा जो फेस हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रही है, चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो चैप्टर वो ख़त्म होता है हैबिटेंट। नेक्स्ट क्लास पे हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।